Hello, welcome back all of you. My name is Prachi Soni. I'm from Gandhi Senior Secondary Public School, Shikwahabad. And today we are here to study class 11th NCERT Geography, Fundamentals of Physical Geography. In this series, we have already completed fifth 5 chapters of this book, and we are currently on chapter number 6, that is your geomorphic processes. And for this also, we have already done few classes. So you can go and watch the previous ones. In the last class, we were talking about the process of weathering, in which we talked that how can weathering be done through chemical processes, physical processes, as well as from the biological processes. And then we talked about the exfoliation concept, and today we would be talking about significance of weathering in a short time, and then we would be continuing with mass movements and landslides. सो व्हाट इज़ वेदरिंग? वेदरिंग का कल भी मैंने आपको बताया था, कोई भी इन सिटू प्रोसेस होता है. एक पत्थर है, इफ दिस इज़ दी स्टोन, ये यहीं पे टूट के अगर गिर जाता है तो इसको हम वेदरिंग बोलते हैं. तो वेदरिंग की सिग्निफिकेंस क्या है? वेदरिंग प्रोसेसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन. सबसे पहली चीज़ तो जो बड़ी बड़ी पत्थर होते हैं, मिट्टी कहाँ से आएगी? जब तक ये पत्थरों से तो बड़ा एक पत्थर टूट जाता है छोटे छोटे, तभी तो मिट्टी बनती है. तो सबसे बड़ा चीज़ तो कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है इसका? रॉक को ब्रेक करना स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में रॉक को जब ब्रेक करेगा तभी आपको मिट्टी मिलेगी. एंड प्रिपेयरिंग द वे फॉर रेगुलेट और सॉइल्स मिलेंगी आपको अगर पत्थर टूटेगा तभी. बट ऑल्सो इरोजन एंड मास मूवमेंट्स, इसके अलावा इरोजन और मास मूवमेंट भी होती है. तो वेदरिंग से आपकी पहली चीज़ तो सॉइल की फॉर्मेशन होती है, दूसरी चीज़ मास मूवमेंट्स और इरोजन जैसी चीज़ें भी होती हैं. Biomes and biodiversity is basically a result of forest, and forest depend upon the depth of weathering mangroves. तो जो भी बायोमास है, बायोडाइवर्सिटी, आपके पास जो भी जानवर, पेड़ पौधे, आपको सब जो भी कुछ दिख रहा है, ये किस पे डिपेंडेंट होता है? ये फॉरेस्ट पे. वेजिटेशन, कैसी आपकी मिट्टी रहेगी, कोई भी पौधा कहाँ ग्रो करेगा? जहाँ पे जो सॉइल है उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, एलुवियल सॉइल होगी, तभी वहाँ पे ग्रोथ होगी. और इसीलिए एक सॉइल की क्वालिटी, एक सॉइल, एक नीचे का जो मटेरियल है वो किस तरीके का है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो आपका वेदरिंग पे डिपेंड करता है. बेसिकली फॉरेस्ट. और ये इरोजन कैन नॉट बी सिग्निफिकेंट इफ द रॉक्स आर नॉट वेदर. इरोजन या मतलब कोई भी चीज़ का खराब होना, हिलना, वो तब तक नहीं हो सकता जब तक जो पत्थर है वो वेदर ना हो. जब तक पत्थर टूटेगा नहीं, इरोड कैसे होगा? सो इसीलिए जो इरोजन है उसके लिए आपका रॉक्स का वेदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दैट मीन्स वेदरिंग एड्स मास वेस्टिंग, इरोजन एंड रिडक्शन ऑफ रिलीफ एंड चेंजेस इन लैंडफॉर्म्स आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरोजन. ये क्या बोल रहे हैं कि जो वेदरिंग होती है वो क्या है? वो एड करती है मास वेस्टिंग. एड का मतलब होता है हेल्प. तो वेदरिंग की वजह से मास वेस्टिंग, यानी कि मास, एक बहुत बड़ा सा मास कहीं भी हिल के इधर उधर जाता है, वो किस वजह से होता है? जनरली इट इज़ बिकॉज ऑफ योर वेदरिंग प्रोसेस की वजह से होता है. एंड वेदरिंग आपके इरोजन के प्रोसेस को भी हेल्प करता है, और जो रिलीफ है, यानी कि अगर इतना बड़ा पेड़ पहाड़ है तो उस पहाड़ को टुकड़ों में, पहाड़ के छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, उसके तोड़ने के लिए भी आपका वेदरिंग रिस्पॉन्सिबल होता है. और इस वेदरिंग के बाद जो लैंडफॉर्म वेदरिंग की हेल्प से इरोजन होती है, मास मूवमेंट होती है, और एक बार इरोजन होने के बाद इससे क्या बन जाते हैं? लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं. लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, किससे बनते हैं, इसके बारे में हम सब डिटेल में देखेंगे इन दी अपकमिंग चैप्टर. इस चैप्टर में इसने आपको सिर्फ प्रोसेसेस बताए हैं. उन प्रोसेसेस से जो लैंडफॉर्म्स बनेंगे वी वुड बी डीलिंग इन दी नेक्स्ट चैप्टर. नाउ weathering of rocks and deposits help in the enrichment and concentration of certain valuable ores or iron. अब मान लो इतना बड़ा पत्थर था, इसके अंदर कहीं यहाँ पे जाके लोहा या मैंगनीज छुपा हुआ है, आयरन छुपा हुआ है. अब जब तक ये पत्थर टूटेगा नहीं, वेदर नहीं होगा, आपको इसके अंदर का आयरन, मैंगनीजियम, एल्यूमिनियम, वो सब कैसे मिलेगा? तो जब तक वेदरिंग होती है तो उससे आपको एल्यूमिनियम्स, मिनरल्स, मेटल्स भी मिल पाते हैं, ओर्स मिलती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी नेशनल इकोनॉमी के लिए. वेदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. सबसे ज़रूरी, सबसे पहली पॉइंट भी उन्होंने बोला था कि जब तक वेदरिंग नहीं होगी सॉइल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, मिट्टी नहीं बन पाएगी. इसीलिए मिट्टी के बनने के लिए सबसे फॉरमोस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपकी वेदरिंग. जब व्हेन रॉक्स अंडरगो वेदरिंग, सम मटीरियल्स आर रिमूव्ड थ्रू केमिकल और फिजिकल लीचिंग. ये बोल रहे हैं जब रॉक्स में वेदरिंग होती है, जब रॉक्स में क्या होती है, पत्थर जब वेदर होता है, कुछ जो उसमें मटेरियल्स हैं उसमें कुछ केमिकल चेंज हो जाता है, किसी में फिजिकल चेंज हो जाता है ग्राउंड वाटर की वजह से. और इसीलिए यानी कि ये क्या कह रहे हैं, एक ये पत्थर टूट के यहाँ गिरा, वेदर होके गिरा,
तो कभी कभार क्या होता है, इसमें केमिकल रिएक्शन हो जाता है, फिजिकल रिएक्शन हो जाता है। जो नीचे का ग्राउंड वाटर है, ये पत्थर है तो यहाँ पे ग्राउंड वाटर से बार बार नीचे का जो मटीरियल है वो भी घिस जाता है। विदाउट सच अ वेदरिंग टेकिंग प्लेस, जो कंसंट्रेशन है वो कभी भी सफिशिएंट नहीं होगा, वेदरिंग कभी भी सफिशिएंट नहीं होगा। इस प्रोसेस को हम एनरिचमेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट, ये था आपकी सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। ये हमने वेदरिंग के बारे में इन डिटेल देखा, हमने वेदरिंग पढ़ा, वेदरिंग क्या होता है, देन वी टॉक्ड अबाउट कितने तरह की वेदरिंग्स होती हैं। एंड नाउ वी विल बी मूविंग टू अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं मास मूवमेंट। मास मूवमेंट वर्ड को समझिए सबसे पहले। मास मूवमेंट का बहुत आसान सा मतलब ये है, एक बड़े से मास, एक बड़े से मटीरियल, बहुत भारी और बहुत बड़े मटीरियल का मूव करना, हिलना, उसको हम मास मूवमेंट बोलेंगे। ये जो मूवमेंट होती है, एक मास ऑफ रॉक, बड़े मास ऑफ रॉक की, रॉक डेब्री, डेब्री का मतलब होता है मलबा। सो एक बड़े से रॉक डेब्री का मूवमेंट होता है डाउन दी स्लोप। याद रखना है डाउन दी। अब कोई भी चीज़ है ऐसे पड़ी है, गिरेगी तो डाउन ही गिरेगी ना, ऐसे तो होगा नहीं ऊपर चली जाएगी। तो एक बड़ा सा मटीरियल, बहुत बड़ा सा मास रॉक डेब्री का, जो कि डाउनवर्ड्स गिर जाए, डाउन दी स्लोप आ जाए बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। एक चीज़ ध्यान रखनी है, मास मूवमेंट के पीछे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का सबसे मेजर रोल होता है, यानी कि ग्रेविटी ही अपनी तरफ खींचेगी। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रेविटी तो अभी भी एक्ट करी, इसका मतलब ये तो नहीं कुछ भी गिरता पड़ता जाएगा, नहीं। ग्रेविटी इनको मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके मेरे हाथ के बीच में और इस पत्थर के बीच की जो बॉन्ड है उसको कमज़ोर ग्रेविटी नहीं करेगी, ये बॉन्ड तो कमज़ोर हो जाएगी, बट इस बॉन्ड के कमज़ोर होने के बाद जब ये गिरेगा, दैट वुड बी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो ये जो मास मूवमेंट होती है ये आपकी ग्रेविटी की वजह से होती है, जिसका बहुत सिंपल सा मतलब ये है कि हवा, पानी, ग्लेशियर्स, इन सब का कोई रोल नहीं होता है मटीरियल को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में। ऑन दी अदर हैंड द डेब्री में कैरी विद इट एयर, वाटर एंड आइस, बल्कि उल्टा होता है। यानी कि अगर ये यहाँ पे पड़ी है, ये यहाँ पत्थर पड़ा था, इसके ऊपर आइस जम गई, ग्लेशियर जम गया, तो अगर ये पत्थर नीचे गिरेगा तो ये अपने साथ बर्फ को लेके गिरेगा। ध्यान रखना, इसके ऊपर जो बर्फ है वो इसको गिरने के लिए मजबूर नहीं कर रही है, ये गिर रहा है नीचे की ग्रेविटी के कारण। पर अब इसके ऊपर बर्फ तो है, अब ये गिरेगा तो ये अपने साथ जो भी सामान है सबको साथ में लेके गिरेगा। ये गिरता किसकी वजह से है? ग्रेविटी की वजह से है, और अपने साथ साथ जो भी इसके आसपास मटीरियल होता है उसको भी साथ लेके गिरता है। द मूवमेंट ऑफ मास में रेंज फ्रॉम स्लो टू रैपिड। ये जो मूवमेंट है मास की, ये बहुत धीरे भी हो सकती है और बहुत फटाफट, एकदम ऐसे एक तो धीरे धीरे गिरे, एकदम धीरे धीरे और फास्ट में क्या होगा, अब कोई चीज़ ऐसी फ्लैट है, यहाँ से गिरने में टाइम लगेगा, धीरे 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 जाएगा। कोई चीज़ एकदम स्टीपर है, धड़म करके जब ऐसे पड़ा है, जब तक रुका है, जैसे ही छूटा एकदम से गिर जाएगा। अब ये है तो देखो आप धीरे धीरे मूवमेंट हो रही है, धीरे धीरे नीचे जा रहा है, ये आपकी क्या है, ये स्लो मूवमेंट है। तो ये जो मास मूवमेंट होती है स्लो और रैपिड दोनों तरीके से हो सकती है, अफेक्टिंग शैलो टू डीप कॉलम्स ऑफ मटेरियल। इसकी वजह से क्या होता है, शैलो यानी कि जो कि ज़्यादा शैलो का मतलब होता है गहरा ना होना, ना जो चीज़ कम गहरी होती है उसको शैलो बोलते हैं, जो कि बहुत गहरी होती है उसको डीप बोलते हैं। तो गहराई मतलब डीप और नॉन गहराई मतलब शैलो। सो अब ये क्या है, जब ये नीचे गिरता है, मास मूवमेंट, मास नीचे गिरता है, तो ये अपने साथ साथ जो इसके आसपास शैलो चीज़ें हैं और जो डीप में भी चीज़ें हैं उन सबको इफ़ेक्ट करता है, कॉलम्स को, मटेरियल्स को, सबको इफ़ेक्ट करके लेके जाता है। एंड इंक्लूड क्रीप, फ्लो, स्लाइड एंड फॉल। अब इसमें ये अलग अलग तरीके हैं, जब ये गिरेगा तो ये किस किस तरीके से गिर सकता है। क्रीप क्या होता है, रेंगना, तो थोड़ा सा ये एकदम स्लो टू फास्ट। क्रीप मतलब हो गया बहुत धीरे धीरे रेंगना। फ्लो मतलब हो गया पानी को आप ऐसे करके फैलाओगे तो वो बहुत तेज़ नहीं जाता है, बट धीरे 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 करके आगे बढ़ जाता है। तो क्रीप बहुत स्लो हो गया, फ्लो उससे थोड़ा सा स्लो हो गया। स्लाइड आपने देखा होगा, आपने कभी झूला झूला है तो आप ऐसे करके गिरते हो, तो ऐसे करके स्लाइड हो गया। और फॉल, स्लाइड और फॉल में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है, स्पीड दोनों की फास्ट रहेगी, पर फॉल की स्पीड ज़्यादा फास्ट होगी। क्यों? अब एक चीज़ है, मैंने यहाँ से छोड़ दी तो ये आपका फॉल हो जाएगा। ये चीज़ जब नीचे से यहाँ पे स्लाइड करके आ रही थी, देखो ये यहाँ थी और यहाँ से गिर गई तो फॉल हो गया एकदम से, बट यही चीज़ जब ऐसे ऐसे करके नीचे आएगी तो उसको स्लाइड बोलेंगे। इसकी भी स्पीड तेज़ होगी फ्लो से। तो क्रीप सबसे स्लो, फ्लो उससे थोड़ा फास्ट, स्लाइड उससे भी थोड़ा फास्ट, और फॉल सबसे ज़्यादा फास्ट। तो ग्रेविटी एक्सर्ट्स इट्स फोर्स ऑन ऑल द मैटर, बोथ बेड रॉक एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ वेदरिंग।
तो ग्रेविटी सब पर अपना प्रभाव डालती है, नीचे जो इसके नीचे जो बेड रॉक था उस पर भी, और जो उसने वेदरिंग करके सामान जो टूट गया उस पर भी. सो वेदरिंग इज नॉट अ प्री रिक्विजिट फॉर मास मूवमेंट दो इट एड्स मास मूवमेंट. ये क्या बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जब तक वेदरिंग नहीं होगी तब तक मास मूवमेंट नहीं होगा, बिना वेदरिंग के भी मास मूवमेंट होगी. समझो दोबारा से, ये कहना चाह रहे हैं कि जब ग्रेविटी एक्ट करती है, जब नीचे का गुरुत्वाकर्षण शक्ति जब आपकी एक्ट करती है, तो ये बेड रॉक, यानी कि बेड रॉक है मेरे हाथ पे भी एक्ट कर रही है और ये इस पत्थर पे भी एक्ट कर रही है, दोनों पे एक्ट कर रही है. ज़रूरी नहीं है कि मेरे हाथ और पत्थर के बीच में कमजोरी हो, मतलब वेदरिंग होना ज़रूरी नहीं है कि ये जो पत्थर है ये वेदर होगा तभी गिरेगा. वेदर हो जाएगा तो आसानी से गिर जाएगा, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, कंपलसरी नहीं है कि वेदरिंग होनी चाहिए. तो ये कह रहे हैं कि अगर वेदरिंग हो जाएगी तो एड मिल जाएगी, यानी कि हेल्प मिल जाएगी, मास मूवमेंट को जल्दी से हो जाएगा या आसानी से हो जाएगा. मास मूवमेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी एक्टिव होते हैं ओवर वेदर्ड स्लोप्स, यानी कि वो स्लोप, ये जो बेड रॉक है, अगर ये अब ये देखो ऐसे होगा तो यहाँ से गिरेगा तो धीरे अटक जाएगा, फिर कहीं अटक जाएगा, फिर कहीं अटक जाएगा. अब क्या है, ये एकदम स्ट्रीप है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये आपका वेदर्ड है. लेट्स टेक एग्जांपल, ठीक है. ये क्या है, ये पहले तो ऐसे था, तब जब यहाँ से मटेरियल गया तो यहाँ अटक गया, फिर यहाँ अटक गया, फिर यहाँ, अब क्या है ये एकदम ऐसे, तो बहुत आसानी से ये नीचे जाके आपका स्लाइड करके चला जाएगा. तो जितना ज़्यादा वेदर्ड आपका बेडरॉक होगा, मटेरियल होगा, उतनी ज़्यादा आसानी से जो मास मूवमेंट है धड़ाम करके नीचे चली जाएगी. That means mass movement do not come under erosion, though there is a shift of materials from one place to another. ये क्या बोल रहे हैं कि mass movements are aided by gravity and no geomorphic agents like running water. ये बोल रहे हैं कि जो मास मूवमेंट है, मैंने पहले ही बोला, ये सोलली, ये खाली ग्रेविटी की वजह से होती हैं. बहता हुआ पानी, ग्लेशियर्स, विंड्स, हवा, ओशंस, वेव्स, करंट्स, कुछ भी इनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है. इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मास मूवमेंट इरोजन के अंडर नहीं आती है. मतलब ऐसा नहीं है कि जब इरोजन होगा तभी मास मूवमेंट होगी, बल्कि ये ग्रेविटी से होती हैं. एक मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है. मटेरियल्स ओवर द slopes have their own resistance to disturbing forces and will yield only when force is greater than the shearing resistance of the material. ये क्या बोल रहे हैं कि जो मटेरियल होता है ये भी ऐसा सुना बिन पैनी का लोटा नहीं है, इसका भी अपना फोर्स होता है. ये जैसे मेरे हाथ के साथ जॉइंट है, ये अपने फोर्स से जुड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है ना. एक पॉइंट आता है, एक टाइम आता है जब इसकी जो रेसिस्टेंस होती है, इसका ये जो रोक रहा है कि मैं नीचे ना गिरूं, और मेरे हाथ ने भी जो इसको फ्रिक्शन से इसको रोक रखा है कि भाई मत गिरियो, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और फिर दोनों की बॉन्ड टूट जाती है और ये नीचे गिर जाता है. तो ये वही बोल रहे हैं कि जब जो फोर्स बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, जब शेयरिंग फोर्स रेजिस्टेंस नहीं वर्क करती है, तब जाके ये मटेरियल्स गिरते हैं. वीक अनकंसोलिडेटेड मटेरियल्स, थिनली बेडेड रॉक्स, फॉल्स, स्टीपली डिपिंग बेड्स, ये सब ये बोल रहे हैं कि क्या क्या कुछ चीज़ें अनकंसोलिडेटेड मटेरियल, कंसोलिडेट मतलब सब कुछ इकट्ठा कर देना, अनकंसोलिडेटेड मतलब दूर. तो कहते हैं ना, एक लकड़ी को तोड़ना आसान है, 10 लकड़ियों को साथ में तोड़ना मुश्किल है. उसी तरीके से जब एक आपकी अनकंसोलिडेटेड मटेरियल होगा, अनकंसोलिडेटेड मटेरियल मतलब जब मटेरियल जो नीचे का मटेरियल है वो दूर होगा, तब मास मूवमेंट का होना आसान है, लाइक आसानी से चली जाएगी नीचे. और अगर वो कंसोलिडेटेड होंगे, चिपके हुए होंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, तो ये मटेरियल नीचे आसानी से नहीं खिसकेगा. सो वीक अनकंसोलिडेटेड मटेरियल आपके थिनली बेडेड रॉक्स का मतलब, अब एक ये मेरा हाथ है, यहाँ से पत्थर गिरना, और एक ये है पतली सी, आप देखो एकदम फाइल है, यहाँ से पत्थर गिरना. तो ये बोल रहे हैं कि जितना पतला बेड रॉक होगा, जितना पतला नीचे की रॉक होगी, उतना आसान होता है इसके लिए गिरना, ढह जाना पत्थर के लिए, मास मूवमेंट के लिए. फॉल्ट्स मतलब जो नीचे है उसमें कहीं दो जो बहुत बड़ा गैप हो, फॉल्ट हो. स्टीपली मतलब मैंने बताया ना, एक चीज़ होगी ऐसा और एक चीज़ होगी ऐसा. किससे गिरोगे, किससे ज़्यादा ज़ोर से गिरोगे और किससे आसानी से गिरोगे. इससे तो आप फिर भी स्लाइड करके झूल के चले जाओगे, बट इससे धड़ाम करके ही नीचे ही गिरोगे. तो सिमिलरली जब स्टीपली डिपिंग आपके फॉल्ट्स होते हैं, स्टीपली डिपिंग ये बेड्स होते हैं ऐसे वाले, उनसे नीचे गिर जाते हैं. वर्टिकल क्लिफ्स हैं आपकी. क्लिफ्स क्या होती हैं, क्लिफ्स को हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे. वैसे जब सी के पास क्या होता है ना, कभी कभार जैसे यहाँ से पानी आ रहा है, ये मस्त ऐसे था, पानी आया, पानी ने ऐसे कर दिया, जो लैंड का रीजन था उसको ऐसे कर दिया,
तो ये जो रीजन होता है ना, इसको हम क्लिफ्स बोलते हैं। तो जब ये क्लिफ्स बहुत ज़्यादा स्टीप होते हैं, स्टीप स्लोप्स होती हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है, बहुत रेन होती है, वेजिटेशन की कमी होती है, ये सारी चीज़ें मास मूवमेंट को फेवर करती हैं। फेवर करती है मतलब ये जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा मास मूवमेंट होगी, उतनी तेज़ी से होगी, उतनी स्पीड से होगी। सेवरल एक्टिवेटिंग कॉजेज, सेवरल एक्टिवेटिंग कॉजेज प्रीसीड्स, एक्टिवेटिंग कॉजेज यानी कि कुछ कारण, कॉजेज क्या होते हैं, कारण जिसकी वजह से मास मूवमेंट होती है। सबसे पहला, रिमूवल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम बिलो टू मटीरियल्स अबव थ्रू नेचुरल और आर्टिफिशियल। क्या कह रहे हैं, जो नीचे से सपोर्ट मिल रहा था इस पत्थर को, वो मिलना बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये गिर जाएगा। अब ये सपोर्ट हो सकता है इंटरनल चीज़ों की वजह से कम हो गया, हो सकता है अबव से कम हो गया, कुछ भी रीज़न हो सकता है, बट जो ये बिलो वाला सपोर्ट होता है, जब ये वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, तो पत्थर नीचे गिर जाएगा। सेकेंड, इंक्रीज, और दूसरी चीज़ भी सपोर्ट को ये भी बोल रहा है कि मान लो ये पत्थर यहाँ से जा रहा था, इसके इधर, इसके नीचे एक ये पत्थर ऐसे करके जुड़ा हुआ था, ठीक है, तो ये मूव नहीं कर पा रहा था। अब किसी कारणवश, बारिश या किसी भी कारणवश ये पत्थर हट गया, तो अब ये यहाँ से आसानी से मूव कर जाएगा नीचे। सेकेंड, इंक्रीज इन ग्रेडियंट एंड हाइट ऑफ स्लोप्स। इंक्रीज इन ग्रेडियंट यानी कि मस्त जो स्लोप था वो पहले इस तरीके से था, जो स्लोप था वो पहले इस तरीके से था। अभी इससे देखना आप, इससे गिरना, इससे कैसे गिर रहा है, इससे गिरना, और जितना मैं इसको स्टीप करूँ तो किससे ज़्यादा फास्ट हो रहा है आपका, स्टीप। तो जितना ज़्यादा जो स्लोप्स होंगे वो स्टीप, वर्टिकल, सीधा होते जाएंगे, उतने ज़्यादा ही आपके मास मूवमेंट होंगे। थर्ड, ओवरलोडिंग थ्रू एडिशन और ऑफ मटीरियल्स नेचुरली और बाय आर्टिफिशियली फिलिंग। ओवरलोडिंग कैसे हो जाएगी, भाई ये मस्त यहाँ पे रुका हुआ था, देखो ये मस्त यहाँ पे रुका हुआ था, अब क्या हुआ, ये मस्त यहाँ रुका हुआ था, अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर ना ये मटेरियल और ऐड कर दिया, अब ये भारी हो गया और ये गिर गया। तो जब कभी एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड हो जाए उसके ऊपर, तो इसकी वजह से उस जो पत्थर है उस पर बहुत प्रेशर पड़े तो भी नीचे गिर जाता है। फोर्थ, ओवरलोडिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल, सैचुरेशन एंड लुब्रिकेशन ऑफ स्लोप मटेरियल। और दूसरी तरीके, या तो अगर पत्थर ऊपर से आया गिर के इसके ऊपर अटक गया, अब ये भी साथ में लेके गया। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि ओवरलोडिंग, मिट्टी थी, बारिश हुई, वो मिट्टी सारी आके मास जो ये जो इस पे था इसके यहाँ पे आके अटक गई, जिसकी वजह से भी ओवरलोडिंग की वजह से नीचे गिर जाता है। रिमूवल ऑफ मटेरियल और लोड फ्रॉम ओवर द ओरिजिनल स्लोप सरफेस। तो ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, जो मटेरियल है जो पड़ा हुआ था नीचे, वो अगर नीचे गिर जाए तो उसकी वजह से भी हो जाती है। अर्थक्वेक आए, किसी तरह की आपने एक्सप्लोजन करी, कुछ मशीनरी करी, इन सब चीज़ों की वजह से भी आपकी ये चीज़ नीचे गिर जाती है। एक्सेसिव नेचुरल सीपेज, एक्सेसिव नेचुरल सीपेज का मतलब इसके मेरे हाथ और इसके बीच में से अंदर से बहुत ज़्यादा पानी गुजर रहा है, सीपेज हो रही है, बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है, उसकी वजह से भी ये गिर जाते हैं। हैवी ड्रॉ डाउन ऑफ वाटर फ्रॉम लेक्स, आप बहुत ज़्यादा मतलब पानी, लेक्स हैं, रिजर्वॉयर्स हैं, यहाँ से अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी आता है उसकी वजह से भी हो जाते हैं। इनडिस्क्रिमिनेट रिमूवल ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, और सबसे ज़्यादा अगर आप यहाँ से इसके ये मस्त बाइंडेड था, पेड़ पौधे थे, सब जुड़ा हुआ था, आपने सब पेड़ पौधे हटा दिए, रूखा सूखा हो गया, हवा ववा सब चल रही है, अब ये आसानी से नीचे गिर सकता है। तो आप जब इनडिस्क्रिमिनेटली नेचुरल वेजिटेशन को हटा देते हो, देन ऑल्सो दिस मास मूवमेंट कैन। तो मास मूवमेंट के टोटल हमने 9 रीजंस पढ़े हैं। यू कैन अंदर से, नीचे से मटेरियल का हटना या बॉन्ड का वीक होना, रिमूव, बॉन्ड टूटना। दूसरा चीज़ था हाइट या फिर ग्रेडियंट इंक्रीज होना। तीसरा चीज़ था ओवरलोडिंग होना, ऊपर से या तो कोई पत्थर आ जाए या पानी की वजह से, मिट्टी की वजह से, सॉइल की वजह से ओवरलोडिंग हो जाए। पांचवा था आपका रिमूवल, कोई मटेरियल जो नीचे इसको सपोर्ट दे रहा था वो भग गया छोड़ के। जो 6 है आपका अर्थक्वेक, एक्सप्लोजन, मशीनरी, कुछ भी हो जाए। एंड 7th है आपका एक्सेसिव नेचुरल सीपेज, अगर पानी अंदर जा रहा है, बहुत ज़्यादा पानी आपका जो फिर है लेक्स वगैरह से और इन सब वाटर सोर्सेज से इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। और आप 9th है, आप अगर नेचुरल वेजिटेशन हटा देते हो तब भी मास मूवमेंट हो सकती है। हीव का मतलब होता है डिवीजन, मतलब कोई चीज़ जब 2 टुकड़ों में बढ़ जाती है, अलग अलग हो जाती है, तो उसको हीव बोलते हैं। हीविंग अप ऑफ सॉइल, ये फ्रॉस्ट की ग्रोथ की वजह से या फिर अदर कॉजेस। कैसे होता है ना, ये पत्थर ये पड़ा था, ये पत्थर देखो आपको इसमें पत्थर में ये डिवीजन दिख रही है, यहाँ पे क्या हुआ, इस पत्थर के बीच में यहाँ पे पानी घुस गया, अब ठंडा था तो ये फ्रॉस्ट जम गया,
फिर गर्म हुआ तो पिघल गया, फिर जम गया, फिर पिघल गया। इसकी वजह से क्या होता है ना, जो ये पत्थर की वॉल्स होती हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, एक्सपैंड होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, एक्सपैंड होती हैं। हीविंग, फ्लो, स्लाइड आर ये भी कुछ तरीके के मास मूवमेंट के ही फॉर्म्स हैं, इससे भी मूवमेंट पता चलती है। दैट्स इट। नेक्स्ट इज योर लैंडस्लाइड्स। सो लैंडस्लाइड सबने, आप लोगों ने सबने सुना होगा, एक्सपीरियंस नहीं किया है तो सुना तो सबने पक्का ही होगा। लैंडस्लाइड क्या होती है? एक ज़मीन के टुकड़े को गिर जाने को लैंडस्लाइड बोलते हैं। लैंडस्लाइड और मास मूवमेंट के बीच में डिफरेंस यही है कि जो मास मूवमेंट हो रहा है वो सिर्फ ग्रेविटी की वजह से होता है, और जो लैंडस्लाइड होता है वो ग्रेविटी की वजह से नहीं होता है, वो बाकी सारे फैक्टर्स की वजह से होता है। तो ये रिलेटिवली रैपिड होते हैं, फास्ट होते हैं, परसेप्टेबल होते हैं, मतलब आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे अब ये मूवमेंट, ये लैंडस्लाइड होने वाला है, ये चीज़ गिरने वाली है। द मटीरियल्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि जो मास मूवमेंट में जो सामान गिरेगा वो जनरली ड्राई होता है, सूखा हुआ होता है। जो साइज और शेप होती है डिटैच्ड मास की, यानी कि जो अलग होकर गिरने वाला है, वो डिपेंड करता है कि पत्थर कैसा है वहाँ पे। द डिग्री ऑफ वेदरिंग एंड द स्टीपनेस ऑफ द स्लोप, यानी कि कितना ज़्यादा वेदर हुआ और कितनी ज़्यादा स्लोप थी उस पर, मतलब ये बोल रहे हैं कि कितना बड़ा साइज, मतलब इसकी जो गिर रहा है पत्थर, इसकी साइज क्या होगी और इसका शेप क्या होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? नीचे वाली रॉक कैसी है, दूसरा कितनी ज़्यादा इसके बीच में वेदरिंग हुई है, और तीसरा इसका स्लोप कैसा है। ऐसा है तो कम मटीरियल नीचे जाएगा, छोटा मटीरियल नीचे जाएगा, ऐसा है तो बहुत सारा मटीरियल नीचे जाएगा। सो डिपेंडिंग अपॉन और टाइप ऑफ मूवमेंट, किस तरीके से मूवमेंट हो रही है, बहुत सारी इसकी कैटेगरीज हो सकती हैं। जैसे कि सबसे पहला स्लम्प। स्लम्प देखो, आपको ये जो फोटो दिख रहा है, स्लम्प में क्या है, स्लम्प की इनिशियल पोजीशन ऐसी थी, अभी क्या कर रहा है ना, बैकवर्ड रोटेशन कर रहा है। यानी कि आप देखो ये ऊपर की तरफ जो लाइंस जा रही हैं इनको हम बोलते हैं बैकवर्ड रोटेशन। स्लम्प का मतलब क्या है? स्लिपिंग ऑफ वन, बहुत सारी सेवरल यूनिट, छोटे छोटे बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर बैकवर्ड रोटेशन में, यानी कि ऐसे गिरने की बजाय ऐसे हो जाते हैं, मतलब सीधा नहीं गिरते हैं, उनका कुछ पोर्शन गिरने लग जाता है, फ्लैट हो जाता है ज़मीन पे। टेक्स प्लेस बैकवर्ड रोटेशन की वजह से विद रिस्पेक्ट टू स्लोप, के स्लोप हेल्प करता है। ये आपका स्लम्प है। नेक्स्ट है आपका रैपिड रोलिंग और स्लाइडिंग ऑफ अर्थ डेब्री, यानी कि अर्थ का जो डेब्री है, जो मलबा है, वो रैपिडली रोल होके ऐसे 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 करके गिर जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेब्री स्लाइड। क्या बोले? रैपिड, और रैपिड रोलिंग भी बोल सकते हो और स्लाइडिंग भी, खिसक ऐसे 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 ऐसे। अब एक पत्थर है, पत्थर तो गोल होता है ना, तो जब वो नीचे गिरेगा तो वो घूमता 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 स्लाइड करते हुए नीचे जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेब्री स्लाइड। ये पत्थर स्लाइड करते हुए नहीं गया, ऐसे धड़ाम करके गिर गया, तो उसको हम बोलेंगे डेब्री फॉल। डेब्री फॉल एक नियरली फ्री फॉल होता है, आप अर्थ पे एकदम से गिर जाओ वर्टिकल ओवरहैंसिंग फेस की वजह से। स्लाइडिंग ऑफ इंडिविजुअल रॉक मासेस डाउन बेंडिंग जॉइंट और फॉल सर्फेसेज इज रॉक स्लाइड। ये क्या बोल रहे हैं कि जब इंडिविजुअल रॉक के मासेस गिरते हैं, देखो बहुत सारे पत्थर, कंकड़, मिट्टी सब गिर रही है तो डेब्री गिरेगी। एक अकेला पत्थर गिरता है तो उसको रॉक स्लाइडिंग बोलते हैं। ओवर स्टीप स्लोप, स्टीप यानी कि जितने ज़्यादा सीधे स्लोप्स होंगे। रॉक स्लाइड, जो रॉक स्लाइडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और डिस्ट्रक्टिव भी होती है। फास्ट तो होगी, वर्टिकल है, स्टीपर है। डिस्ट्रक्टिव क्यों होती है? क्योंकि बहुत, देखो जोर, जितनी एक चीज़ आपको मैं धीरे से थप्पड़ मारूंगी आपको नहीं लगेगा, मैं जोर से थप्पड़, जितना ज़्यादा फोर्स से मारूंगी उतनी ज़्यादा आपको लगेगी। सिमिलर विद दिस रॉक, जितनी जोर से रॉक गिरेगी उतना ज़्यादा डैमेज करेगी, जितनी धीरे धीरे गिरेगी उतना कम डैमेज करेगी। Landslide scars over slides occur as planar failures along discontinuities like bedding planes that dip steeply। तो ये कहाँ होती है? जब कहीं कहीं डिसकंटिन्यूटी हो जाती है, यानी कि सब सिमिलर, जो मेंटेन इक्विलिब्रियम था वो बैलेंस नहीं हो पाता, कोई चीज़ एक्स्ट्रा बाहर निकल रही है, कमजोरी हो गई है, उसकी वजह से ये स्लाइडिंग हो जाती है। रॉक फॉल इज फ्री फॉलिंग ऑफ रॉक्स ब्लॉक्स ओवर एनी स्टीप स्लोप। डेब्री फॉल क्या था? बहुत सारा डेब्री धड़ाम से नीचे गिर जाए। रॉक फॉल क्या होगा? एक बड़ा सा पत्थर नीचे गिर जाए। तो यही है, डेब्री में मलबा आ जाएगा, मिट्टी, पत्थर, आपके पेड़ पौधे, घर, सब कुछ गिर सकता है डेब्री में। रॉक फॉल मतलब एक बड़ा सा रॉक, एक बड़ा सा पत्थर गिरेगा, उसको हम रॉक फॉल या रॉक स्लाइडिंग या ये जो भी हमने रॉक रिलेटेड पढ़ा। रॉक ब्लॉक्स ओवर एनी स्टीप स्लोप कीपिंग इटसेल्फ अवे फ्रॉम दी स्लोप, स्लोप से अलग होता है। रॉक फॉल्स अकर करते हैं फ्रॉम द सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ रॉक फेस एंड अकरेंस दैट डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम द रॉक स्लाइड विच अफेक्ट्स मटीरियल्स अप टू द सब्सटैंशियल डेप्थ्स। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो आपके
रॉक स्लाइड्स, ये रॉक स्लाइड्स और रॉक फॉल्स के बीच में डिफरेंस बताया कि जो रॉक फॉल होती है वो सुपरफिशियल लेयर, यानी कि वो लेयर से नहीं टच होती है, दूर से जाके गिरती है। एंड अब रॉक स्लाइड हो रही है तो जो नीचे के मटेरियल है उसको अपने साथ साथ इफेक्ट करती हुई जाएगी, और जो रॉक फॉल होगी वो यहाँ से नीचे गिर जाएगी, तो इधर तो कुछ इम्पैक्ट मेजर पड़ता नहीं। ना नेक्स्ट इज योर, थोड़ा सा इन्होंने इंडिया के बारे में बताया है कि किस तरह से हिमालयाज और जो नीलगिरी आपके सर्दर्न इंडिया में जो कुछ माउंटेन्स हैं उसमें ये लैंडस्लाइड वगैरह का फिनोमेना क्या होता है। तो हमारी कंट्री में डेबरी एवलांच, एवलांच मतलब होता है एक साथ जो स्नो गिरती है उसको एवलांच बोला जाता है, और लैंडस्लाइड्स बहुत फ्रीक्वेंटली हिमालयन रीजन में होते हैं। बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे। सबसे पहला तो हिमालय का जो रीजन है वो टेक्टोनिकली एक्टिव है। टेक्टोनिकली एक्टिव का मतलब क्या हो गया, हमने प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ी है, तो उस एरिया की वो रीजन जहाँ पे जो प्लेट्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करती हैं उसको हम टेक्टोनिकली एक्टिव बोल देते हैं। तो हिमालय की जो प्लेट्स हैं ये टेक्टोनिकली एक्टिव हैं। जनरली सेडिमेंट्री रॉक्स, ऑब्वियसली ऐसे पत्थर थे नीचे के मटीरियल को ऊपर लेके आए तो सेडिमेंट्री रॉक्स की बनी है। अनकंसोलिडेटेड एंड सेमी कंसोलिडेटेड, सो अनकंसोलिडेट ज़्यादा चिपकी हुई भी नहीं है, बॉन्ड्स भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, एंड सेमी कंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स हैं, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेटेड नहीं है। द स्लोप्स आर वेरी स्टीप, स्लोप्स बहुत स्टीप हैं, यानी कि फ्लैट नहीं, इस तरीके के आपके स्लोप्स हैं। कंपेयर करें हिमालय से तो जो नीलगिरी का रीजन है तमिलनाडु में, कर्नाटका में, केरला में, जो वेस्टर्न घाट्स हैं वेस्ट कोस्ट के आसपास, ये टेक्टोनिकली स्टेबल हैं, यानी कि जो यहाँ पे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो काफ़ी स्टेबल हैं और मोस्टली हार्ड रॉक, हार्ड पत्थर की बनी है। बट स्टिल जो डेब्री एवलांच है, जो लैंडस्लाइड्स है वो हिमालयाज में ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे कम होते हैं, यहाँ पे कम होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि नीलगिरीज में ये लैंडस्लाइड्स वगैरह फ्रीक्वेंट नहीं है। सबसे पहली बात तो जो नीलगिरी का स्लोप है वो इतना स्टीप नहीं है जितना हिमालय का स्टीप है। मैनी स्टीप स्लोप्स आर स्टीपर विद ऑलमोस्ट वर्टिकल क्लिप्स एंड एस्केपमेंट। सॉरी, ये बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे भी ऐसे बहुत से स्लोप्स हैं जो स्टीप हैं और सीधे हैं। मैकेनिकल एंड वेदरिंग, मैकेनिकल वेदरिंग ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस एंड रेंजेस इज प्रोनाउंस, यानी कि जो मैकेनिकल वेदरिंग है, जो मैकेनिकल फोर्सेस की वजह से जो ये वेदरिंग होती है ये भी टेम्परेचर चेंजेस की वजह से यहाँ पे हो रही है। ये काफ़ी भारी अमाउंट में इनको रेनफॉल मिल जाता है बहुत छोटे टाइम पीरियड में। सो देयर इज ऑलमोस्ट डायरेक्ट फॉल, यहाँ पे जनरली लैंडस्लाइड नहीं होती है, डायरेक्ट रॉक फॉल होता है फ्रीक्वेंटली इन दीज प्लेसेज अलॉन्ग विद लैंडस्लाइड्स एंड डेब्री एवलांचेस। तो जनरली लैंडस्लाइड और डेब्री एवलांचेस की वजह से यहाँ पे आपको कम, उतने फ्रीक्वेंट नहीं है जितने हिमालयाज में।